फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचारों को देखें तो तीन मुद्दे हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है जो आपका वह एक तरह से आप कह सकते हो कि घरेलू उपभोक्ताओं का जो व्यय सर्वेक्षण होता है 2022-23 उसको लॉन्च किया गया है। सरकार हर 5 साल पे जो है घरेलू स्तर पे जो उपभोक्ता होता है उनके व्यय का सर्वेक्षण करती रहती है। इसके आधार पे जो है कहीं न कहीं जो मुद्रास्फीति के लिए जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं उसके जो बास्केट में रखना होता है या जो अन्य आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है उसको लेके जिसमें सूचनाएं आंकड़े एकत्रित करके उसके आधार पे रीएडजस्ट सरकार करती है। जो इसके पहले जो है इस तरह का सर्वेक्षण हुआ था 2011-12 में हुआ था, यानी देखा जाए तो लगभग 10 साल के बाद ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि क्यों इतना देर हो रहा है और इसमें क्या क्या बातें प्रमुख रूप से कही गई है। हालांकि डिटेल रिपोर्ट नहीं है, फैक्ट शीट है, लेकिन फिर भी काम भर की चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा जो समाचार है, एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और कुछ आईआईटीज के समूह द्वारा जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जो है एक समूह बनाया है भारत जीपीटी। उसने अपना एआई मॉडल हनुमान लॉन्च किया है जो अभी तो 11 भाषाओं में कम्युनिकेट कर रही है, करने की संभावना, लेकिन वो आगे उसको 22 भारतीय भाषाओं में करने का विचार है, तो उसको समझेंगे कि क्या मॉडल है। तीसरा जो समाचार है वो है कि प्रधानमंत्री ने जो है कल जो यानी शनिवार को एक सहकारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कृषि भंडारण अन्य भंडारण योजना है उसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है 11 जो है इसी तरह के भंडारण 11 राज्यों के द्वारा जो है किया गया है, जो कि सहकारी क्षेत्र में भंडारण किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि अगले आने वाले 4-5 सालों में देश की भंडारण क्षमता को कई गुना बढ़ाना है। ठीक है, और जो वर्तमान में है इसका दूना कर देना है, ये इसका लक्ष्य है। तो चलिए पहले देखते हैं कि घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण क्या कहता है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि सरकार क्या मिनिस्ट्री ऑफ जो है स्टेटिक्स वाले जो है इसने इसको जारी किया है, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है उसका एनएसएस जो है वो जारी किया है इसने इसको, और इसमें जो है बताया गया है कि कैसे घरेलू उपभोग व्यय को लेकर क्या आंकड़े रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर क्या आंकड़े रहे हैं, शहरी क्षेत्र को क्या आंकड़े लेकर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके प्रमुख जो बिंदुओं को देखा जाए तो इसमें यह दिखा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं का खर्च ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है पिछले यानी 10 साल पहले 11-12 का जब डेटा आया था तो उसमें जो खर्च था उससे कम हुआ है खाद्यान्नों पर खर्च को लेके। ठीक है, यानी घरेलू जो उपभोक्ता व्यय है वो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है, पिछले आंकड़े की अपेक्षा बढ़ा है, काफी बढ़ा है परसेंटेज वाइज, और लेकिन जो खाद्यान्न का उपभोग है, खाद्यान्न पे जो खर्च है वो कम हुआ है। और ये एक अच्छा माना जाता है कि जैसे जैसे जब अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो उनके आय का जो है कम हिस्सा भोजन पे खर्च होता है, ज्यादा हिस्सा अन्य जरूर चीजों पे खर्च होता है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है आय वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम इसके महत्व को कि ये इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके जरिए जो है सरकार अपना एक आधार वर्ष डिसाइड कर सकती है। आय का डेटा नहीं होने के कारण जो है गरीबी और इस तरह के आंकड़े भी उसके आधार पे तय कर सकती है, उसके आधार पे जांच कर सकती है, और कहीं ना कहीं इससे जो है जो उपभोग पैटर्न है उसके बारे में पता चलता है कि पिछले 10 सालों में ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे उपभोग पैटर्न में क्या क्या आया है। ठीक है, जैसे उपभोग पैटर्न में दिखाया गया है कि पहले उपभोग में जो है खाद्य वस्तुओं का ज्यादा योगदान था, अब जो है वो कम हो रहा है, अब परिवहन और इस तरह की चीजों का जो है उसमें वो बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो है इसका जो एनएसओ होता है वो ये करता है, उसने एक नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 के अनुसार जो है जारी किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी प्रत्येक माह जो शहरी है और जो ग्रामीण है औसत रूप से कितना उपभोग व्यय कर रहे हैं, इसमें अंतर
2011-12 में 83.9% की तुलना में 2022-23 में कम होकर 71.2% हो गई है। यानी जो ग्रामीण का औसत व्यय करता है व्यक्ति, परिवार, और जो शहरी करता है उसके बीच का अंतर जो है घट रहा है। यानी कि कहीं न कहीं जो उपभोग व्यय है वो ग्रामीण क्षेत्र भी उसको बढ़ा रहा है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि यह सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा जारी उपभोग डेटा के पहले सेट का ये प्रतिनिधित्व करता था। सरकार पे आरोप लगते थे कि सरकार द्वारा जो है उपभोग व्यय या एक्सपेंडिचर व्यय पे कोई आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि गरीबी के स्तर को लेकर वास्तविक जो है, जो एब्सोल्यूट गरीबी है उसको लेकर क्या आंकड़े या क्या एक्चुअल जो है स्थिति है सरकार की या देश की। ठीक है, तो अभी इसको जारी किया गया है और यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो 11-12 में हुआ था, तो 16-17 या 17-18 में किए जाने चाहिए थे, सरकार ने किया भी था, लेकिन उसमें सरकार को काफी विषमता समझ में आई थी और जो डेटा लीक हुआ था उसमें यह पता चला था कि उपभोग व्यय लोगों का घट गया है और यह कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यक्ति का उपभोग व्यय घटना ये बताता है कि ये सरकार उससे आश्वस्त नहीं थी, इसलिए उसको उसने जारी नहीं किया। नया जो है सरकार ने जो है ये 20-21 और 22-23 मतलब करना था, लेकिन चूंकि कोरोना आ गया था तो उसके बाद सरकार एक नया सर्वेक्षण प्रकाशित की है जो अभी सामने आया है। ठीक है, महत्व के बारे में अगर देखें कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का महत्व क्या है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा, तो ये भारत में आधिकारिक आय के आंकड़ों की अनुपस्थिति, आय के आंकड़े अनुपस्थित नहीं है, ऐसे में उपभोग व्यय सर्वेक्षण सर्वोपरि महत्व रखता, क्योंकि यह न केवल उपभोग व्यय में अंतर्दृष्टि के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करेगा, बल्कि पूरे देश में गरीबी के स्तर और घरेलू असमानता का भी आकलन करने के लिए प्राथमिक डेटा का कार्य करेगा कि गरीबी का स्तर कैसा है और घरेलू स्तर पे असमानता क्या है, इसको समझेगा। ठीक है, इसके अलावा उपभोग व्यय सर्वेक्षण का डेटा देश में जीडीपी श्रृंखला, यानी किस आधार पे जीडीपी तैयार, जैसे अभी जो जीडीपी का आंकड़ा 11-12 के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो उसकी श्रृंखला, मुद्रास्फीति की बास्केट में क्या क्या शामिल होनी चाहिए वो चीजें, और अन्य आर्थिक संकेतकों को अद्यत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारता है, क्योंकि अभी जो भी चाहे जीडीपी श्रृंखला का जो डेटा है, जो एक्चुअल डेटा निकाला जाता है, या जो मुद्रास्फीति है, ये दोनों 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कि 10-12 साल पहले के हैं। आप उसमें देखा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, तो इसलिए ये महत्व है इनका। अब देखते हैं कि सर्वेक्षण के ग्रामीण और शहरी उपभोग को लेकर क्या प्रमुख निष्कर्ष किए हैं, उसके बारे में समझें। तो ये सर्वेक्षण बताता है कि 11 साल की अवधि में ग्रामीण उपभोग व्यय शहरी उपभोग व्यय से अधिक बढ़ गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यय उपभोक्ता अपना व्यय कर रहा है वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है। यानी ये बता रहा है कि ग्रामीण लोगों के भी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, उनके उपभोग करने की क्षमता भी उनकी बढ़ गई है। दूसरा, सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति ग्रामीण औसत मासिक उपभोग व्यय में 164% की वृद्धि हुई है। यानी 11 सालों में 164% की वृद्धि किसमें हुई है? ग्रामीण उपभोग व्यय में प्रति व्यक्ति, जो 2011 में 1430 रुपए प्रति व्यक्ति था मासिक, यानी 2011-12 में हर व्यक्ति मासिक स्तर पे ग्रामीण में 1430 रुपए खर्च करता था। अब यह बढ़कर 2022-23 में 3773 रुपए मासिक व्यय वो उपभोग कर रहा है ग्रामीण, और ये वृद्धि है 164%। और शहर क्या देखा जाए तो शहरी जो है 2011-12 में प्रति व्यक्ति 2630 रुपए की उसमें व्यय करता था। 2011-12 में शहरी व्यक्ति औसत रूप से अगर निकाला गया था, जो कि 2022-23 में 146% बढ़ के 6459 रुपए हो गए हैं। तो अभी भी देखा जाए तो शहरी ज्यादा है, लेकिन दोनों में वृद्धि वो 164% से बढ़ा है और ये 146% से बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इन दोनों के उपभोग व्यय में अंतर कम हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं शहरी ग्रामीण में जो उपभोग अंतर में जो असमानता है कम हो रही है, ये उसको दर्शाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण आबादी के निचले 5% के लिए औसत जो
मासिक व्यय है वो 1373 रुपए है, जबकि शहरी आबादी के लिए 5%, जो निचला 5% है उसका 2001 रुपए है, और ग्रामीण शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत 10,051 रुपए और 20,084 रुपए है। तो अब अगर तुलना करें कि ये सबसे न्यूनतम जो नीचे के 5% है वो 1373 रुपए खर्च कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो निचला 5% है वो 2,000 रुपया, एक तरह से 2,001 रुपया मासिक खर्च कर रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो उच्चस्थ 5% है आबादी वो 10,500 खर्च कर रही है मंथली, और जो शहरी क्षेत्र है वो 20,824 कर रही है। इससे जो है निकलता है कि अगर इसका अनुपात देखें, ये 10,501 बटा 1373 करेंगे तो ये लगभग 7.65 गुना हो जाएगा, और 20,824 करेंगे 2,000 तो ये 10 गुना हो रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्थ 5% का जो खर्च है और निम्नस्थ 5% का जो खर्च है वो दोनों में यानी वो 7.5 गुना है, नीचे के 5% वालों से ऊपर के 5% वाले 7.65 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में नीचे के 5% वालों से ऊपर के 5% वाले 10 गुना से ज्यादा खर्च करते हैं। यानी कहीं न कहीं जो खर्च करने में विषमता है वो शहरों में ज्यादा है, ये बात दिखाती है ऊपर के 5% और नीचे के 5% में। ठीक है, अब ये है कि अब इसमें ये देखा कि पिछले 20 वर्षों में भारत में भोजन पे खर्च का क्या जो है परिवर्तन हुआ है, वह दिखा रहा है कि 2022-23 में जो है ग्रामीण भारत में भोजन पर खर्च का हिस्सा 46%, 1,750 रुपए था, और शहरी भारत में 39% है। ठीक है, और 11-12 में ये ग्रामीण में 52.5% था और शहरी भारत में 42.6% था। और इसके मुकाबले देखा जाए तो जो व्यय का अंतर है वो खाद्यान्न पे जो है पिछले 10 वर्षों में, ये 20 नहीं है 10 वर्षों में, ठीक है, खाद्यान्न का जो अंतर है वो जो है कम हुआ है, और गैर खाद्यान्न जो है वो बढ़ा है। यानी अनाजों, दालों और सब्जियों पर व्यय का हिस्सा कम हुआ है, और गैर खाद्यान्न वस्तुओं यानी उपभोग, मुख्य रूप से परिवहन, उपभोक्ता सेवाओं, टिकाऊ वस्तुओं और खर्च की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अब खाना कम कर दे रहे हैं और बाकी चीजें ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको एक अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है परसेंटेज और आंकड़ों का, कि एक तथ्य है कि गरीब आदमी अपने आय का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करता है, जबकि अमीर आदमी अपने आय का कम हिस्सा खाने पर खर्च करता है। अब इससे ये लगेगा कि जो है गरीब आदमी बढ़िया खाता होगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब खाने का पर खर्च है बहुत अनिवार्य खर्च है, उसको आप नहीं बढ़ा सकते, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और जब ज्यादा होगा तो खाने का खर्च जैसे आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है, खाने पे खर्च एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता है, तब वो बढ़ने लगता है दूसरी वस्तुओं पे। तो वही है कि जैसे जैसे जब आय आपकी कम रहेगी तो उसका अधिकांश हिस्सा भोजन पे व्यय होता है, लेकिन जब आय बढ़ती जाती है तो जब भोजन पे आय जो है कम होने लगे, अन्य वस्तुओं पर बढ़ने लगे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों की आय बढ़ रही है। ये बात सिर्फ इतने से सामने आती है, इससे ज्यादा इसमें बहुत कुछ कहने को नहीं है। ये घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये जो है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यह परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर जो है जानकारी एकत्र करता है, और यह जो अपने रिपोर्ट में है कि यह व्यापक आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन के लिए उचित अवधि की सुविधा के लिए जो है ये दिखाया गया है, जो आधार वर्ष में संशोधन करने के लिए लाया गया है, और ये 2021 और 21-22 के दौरान 2 सालों में लगातार ये किया जाएगा। लेकिन चूंकि 2021 में कोरोना हो गया है तो इसके बाद सर्वेक्षण का पहला अगस्त 2022 से जुलाई 2022 तक किया गया था, और इसमें भी इसने कहा कि केवल 2022 के लिए एक फैक्ट शीट जारी किया गया है। इसके लिए जो उपलब्ध डेटा आएगा, मतलब जो पूरी रिपोर्ट जो है डिटेल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तो जब आएगा तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा है भारत जीपीटी का एआई मॉडल हनुमान। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और कुछ 8-9 आईआईटीज भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर जो है एक
एक कह सकते हैं भारत जीपीटी नाम से करके एक एआई मॉडल बनाने का एक चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो है हनुमान उसका नाम दिया गया है, मॉडल है। यह जो है विभिन्न तरह के जो मीडियम्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, वीडियो है, वॉइस है, इन इसमें और 11 अभी जो ये लाया गया है 11 भारतीय भाषाओं में इसके साथ जो है इंटरेक्ट किया जा सकता है। और ये जो आपका चैट एआई मॉडल है हनुमान, इसको भारत जीपीटी जिसे बोल कर रहे हैं, भारत जीपीटी का हनुमान, यह जो है लार्ज लर्निंग मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यानी जो लैंग्वेज, बड़े लैंग्वेज के आधार पे, यानी काफी बड़े उसके आधार पे उसको सीख के उसके आधार पे प्रोसेसिंग करके ये निर्णय देता है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 9 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी जिनको कहते हैं के सहयोग से 22 भारतीय भाषाओं में मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ एक अभूतपूर्व एआई मॉडल भारत जीपीटी हनुमान विकसित किया है। यह जो है ओपन सोर्स है, जो है पहुंच है, यानी कोई भी इस तक पहुंच सकता है। और यह मॉडल भारत में एआई नवाचार के नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में, शासन सेवा में, गवर्नेंस में, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र, इन्हीं 4 क्षेत्रों के लिए इसमें रेवोल्यूशन लाने के लिए, प्रयोग करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, अब एआई मॉडल हनुमान क्या है, तो ये देख समझिए। तो ये एक मुख्य रूप से या प्राइमरीली हनुमान जो है बड़े भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक सीरीज पे आधारित है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित है। यह हिंदी, तमिल, मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं की प्रतिक्रिया दे सकती है अभी, और इसे 22 से अधिक भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है। अभी भारत जीपीटी समूह ने एक वीडियो किया था जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं के साथ इस एआई के टूल के साथ इंटरेक्शन किया है या बातचीत किया है, उसका वीडियो भारत जीपीटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, और यह जो एआई मॉडल है, जैसा कि अभी बताया गया है कि एआई मॉडल हनुमान को स्वास्थ्य देखभाल के लिए, शासन सेवा के लिए, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित 4 क्षेत्रों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह हनुमान श्रृंखला केवल एक चैटबॉट नहीं है। चैटबॉट क्या करता है, आप उसे चैट करेंगे, उसको टेक्स्ट करेंगे, वो आपको जवाब देगा। यह जो है मल्टी मॉडल है, मल्टी मॉडल एआई टूल है, जिसमें आप टेक्स्ट डेटा भी दे सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी है। और इन चार और भी रूपों में यह विभिन्न भाषाओं में, जैसे अभी 11 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, इंडिक लैंग्वेज में है, इसे बाद में बढ़ाया जाएगा 22। इन भाषाओं के साथ ये इंटरेक्ट करके आपको, आपके साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, बड़े भाषा मॉडल क्या होते हैं, तो देखिए बड़े भाषा मॉडल जो है बताया गया है कि बड़ी मात्रा में जो है पाठ सामग्री या टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए गहन लर्निंग तकनीक है ना, एडवांस लर्निंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। वे बड़ी मात्रा में पाठ सामग्री को संसाधित करके संरचना और अर्थ को समझकर और उससे सीखकर काम करते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर कोई सामग्री दी हुई है, उसको ये पूरे होलिस्टिक व्यू में उसको समझते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर इसके बाद वो कोई रिस्पांस देते हैं। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये जो भी डेटा है, इसकी रेंज अगर आप देखें तो इसमें दिया गया है कि 1.5 अरब से 40 अरब जो है पैरामीटर्स के आधार पे ये जो है एक्टिविटीज या अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और एलएलएम को शब्दों के बीच अर्थ और संबंधों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कि ये शब्द और उसके बीच के संबंध, यानी पूरे लैंग्वेज को समझने के लिए, बड़े लैंग्वेज को समझने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और इसमें जितनी अधिक मात्रा में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप पाठ सामग्री देंगे, वो इतना ही बेहतर होता जाता है। और इसलिए इसको जो डेटा अभी यह है कि पाठ सामग्री को समझने और तैयार करने में उतना ही अधिक कुशल होगा जितनी इसको दिया जाएगा। इसलिए इसको जो है अभी प्रशिक्षण डेटा आमतौर पर विकिपीडिया से, ओपन वेबकास्ट और कॉमन क्रॉल कॉर्पस जैसे बड़े जो है इनपुट होते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। इसमें ज्यादातर टेक्स्ट डेटा होता है, और जिसके जरिए जो है ये मॉडल, एलएलएम मॉडल अपना नेचुरल या प्राकृतिक भाषा की तरफ उसको सीखती है। लेकिन इसकी एक चुनौती है,
इंग्लिश की तो समस्या नहीं है, लेकिन नेचुरल भाषा में जो है भारत के लिए जो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की चुनौती है वो है, क्योंकि जो भारतीय भाषाएं उपलब्ध हैं खासतौर से कंप्यूटर पे, उनका जो गुणवत्ता है ना, वो गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट नहीं है। ये चैटबॉट नहीं है, ये एआई मॉडल किस पे काम करेगा? जो भाषाएं, जो सामग्रियां उपलब्ध होंगी वेब पे और इस तरह पे। लेकिन समस्या ये है कि वहां पे उपलब्ध सामग्री उस स्तर की नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वह कैसी हैं, ट्रांसलेट की हुई हैं, और ट्रांसलेशन की गुणवत्ता बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं, इनके सामने एक चुनौती है कि ये जहां से इकट्ठा ले, जैसे मान लीजिए कि आप इसको एआई कैसे काम करता, आपने उससे कोई चीज पूछा, कोई चीज डेटा पूछा, उसने उसने सीखा, उसको प्रश्न को सीखा, और फिर उसके आधार पे जहां तक उसकी पहुंच है, या तो उसमें डेटा फीड किया जाए, या ओपन सोर्स के तहत जहां तक उसको उसको जानकारी प्राप्त होगी, उससे पूरी जानकारी लेगी, उसको प्रोसेस करेगी, उसको रीअरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करेगी। अब समस्या ये है कि ये भारतीय भाषाओं में है। इंग्लिश में तो चलो पाठ सामग्री बहुत है, उसमें कोई समस्या नहीं आती, लेकिन हिंदी की समस्या ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट और इस तरह की समस्या देख ही रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम आती है। इसके पास जहां से जो सामग्री लेगी, अगर वो सामग्री ही तुथपूर्ण रहेगी, तो समस्या आएगी कि ये इसकी इफिशियंसी या इसका इफेक्टिवनेस प्रभावित होगा। इसलिए जो इसको डिजाइन करने वाले लोग हैं, उनके सामने समस्या है कि पहले कैसे भारतीय भाषाओं में जो सामग्री है उसे, इनपुट जो सामग्री है उसे बेहतर बनाया जा दिया जाए, और अब जैसे जैसे होगा वो बढ़िया है। लेकिन अब यही काम है इनका, इसीलिए जो कहते हैं ना कि जैसे एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कई सारे लोग कहते हैं कि नौकरी समाप्त भी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई सारे लोगों को नौकरी भी देगा, क्योंकि अभी इसके डेटा फीडिंग और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अवसर आएंगे, उनको करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब ये एक, इसको समझिए इस तरह से कि ये एक भारत का अपना चैट जीपीटी है, ठीक है? जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी उसका है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, या गूगल का जेमिनी है। तो ये अपने भारतीय कंसोर्टियम है, एक भारत जीपीटी के नाम से उन लोगों ने बनाया है, और वह अपना एक एआई मॉडल बनाए हैं हनुमान, जिसमें भारतीय भाषाओं के आधार पे जो उसमें सामग्री है उसको सीख के जानकारियां दी जाएंगी, ठीक है? तो अब जैसा रहेगा आगे बताया जाएगा इस पे, ठीक है? अगला है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भंडारण योजना। देखिए, भारत सरकार जो है, अगर आप देखें तो इस समय जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। और भारत सरकार के जो भी मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, या जो लोग उनसे बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि वह कुछ चीज़ों के लिए एमएसपी कह के वो इसको दूसरे तरीके से किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं, जो कि दीर्घकालीन लेकिन उचित है। क्यों है, अभी हम अगर बताएं तो देखिए, जो अभी आप देखिए आम किसान जो है, कोई सब्जी उपजाता है या कोई भी फसल उपजाता है, माय द वे वो 10 रुपए की चीज उपजाता है, तो जो उपभोक्ता है, किसान को 10 रुपए मिल रहा है, तो उपभोक्ता कम से कम उसका 50 रुपए या 40 रुपए उसको पेड करना पड़ता है, किसको? जिससे वो खरीदता है मार्केट में। तो ये 10 रुपए से 40 रुपए के बीच का जो 30 रुपए का अंतर है, वो किसके पास जाता है? वो उसको सरकार कहती है बिचौलिया। वो बिचौलिया जाते हैं, और इससे क्या होता है, किसानों से वो कम दाम पे खरीद रहे हैं, और लेकिन उपभोक्ता, जो जो एक्चुअल उपभोक्ता है, वो तो बेहतर कीमत दे ही रहा है, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें आप देखिए कि किसान जो उपजाता है, मेहनत करता है, उसको 10 रुपए मिल रहा है, और जो ले जाके बेच दे रहा है उसको 30 रुपए मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं विसंगति है, इसको एक समस्या है। सरकार ने इसको बड़े प्लेयर को लाने की कोशिश की, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी कुछ चुनौतियां हैं, उसको लेकर किसानों में कुछ भय है। तो सरकार इसको सहकारी क्षेत्र के जरिए दाना समाप्त कर, इस अंतर को पाटने की कोशिश करती है कि ये जो बिचौलिया है, जो ये किसान का सामान आम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो अभी निचली क्षेत्र है और वो भी अनरेगुलेटेड है, या बहुत कह सकते हो कि बहुत सक्षम नहीं है, तो उसको छोटे छोटे लोग हैं जो मंडी से लेके और दुकानदार तक जो बिचौलिए हैं, ऐसे में सरकार सहकारी समितियों को लाना चाहती है, क्योंकि सहकारी समितियां किसानों की अपनी समितियां होंगी,
ये केंद्र या राज्य सरकार के कानून के तहत स्थापित होंगी, ये किसानों को खरीदेंगी, तो आमतौर पे भाई जब सहकारी समितियां खरीदेंगी तो बेहतर से बेहतर, चूंकि वो किसानों की खुद की समितियां रहेंगी, तो वह किसानों के जो दाम है उनको ज्यादा से ज्यादा देना चाहेंगे, और उसको जो है जब वो मार्केट में बेचेंगी तो जो लाभ अर्जित करेंगी, जो अंतर है किसान के बाद और मार्केट के बीच का जो अंतर है वो किसको मिलेगा? किसान, जो सहकारी समितियां होंगी उनको मिलेगा, और अंततः किसान भी उससे जुड़ा होता है तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि जो अमूल है, या जो भी आप बहुत सारे डेयरी देख रहे हैं हमारे यहाँ, जो मदर डेयरी है, या जो अलग अलग पराग है यूपी में या अपने अपने राज्यों की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल बहुत फेमस हो गई क्योंकि गुजरात की थी, आनंद डेयरी की, और ये आप देखा जाए तो इसने जो है गुजरात में और जहां भी दुग्ध क्षेत्र में क्रांति की। तो ये क्या है, इसमें ये है कि अमूल क्या करती है कि वो एक सहकारी समूह है, किसानों का ही उसमें लोग हैं, किसान से जुड़ी हुई है, और वो जो दूध उत्पादक हैं उनसे लेकर मार्केट में प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करके बेचती है। तो वो अपना कुछ हिस्सा अपने भी लेती है और ज्यादा हिस्सा किसको पास आउट कर देती है? जो दुग्ध उत्पादक हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं किसानों की आय में या उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है। तो सरकार यही है कि एमएसपी से बेहतर है अगर सहकारी क्षेत्र आ जाए, तो वह किसानों की समस्या, किसानों की जो अंतर है 10 रुपए में वो बेच रहा है और 40 रुपए में बिक रहा है, इसका जो अंतर है इसको पाटा जा सकता है, तो किसान की आय भी बढ़ेगी। उपभोक्ता तो ऑलरेडी पे कर ही रहा है, तो वो भी एक समस्या जो है, जो मनमाना लिया जाता था उसमें भी दूर किया जा सकता है। लेकिन जो ये एक समस्या है सहकारी क्षेत्र की, वो यह है कि बहुत बड़ा उसके पास जो है और सहकारी क्या पूरे भारत के कृषि क्षेत्र की, कि उत्पादन हमारा जितना हो रहा है उतना हमारे पास भंडारण नहीं है। जैसे आप कोई किसान 10 कुंटल उत्पादन कर दिया और उसके घर में 5 कुंटल ही रखने के लिए हो, तो उसको हर हाल में 5 कुंटल औने पौने दाम पे बेचना होगा, अदरवाइज बारिश और इस तरह की चीजों से उसकी चीजें अन्न क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वही स्थिति भारत में अन्न भंडारण को भी लेकर है कि 47% ही जितना उत्पादन होता है उसका 47% ही अभी हमारे पास भंडारण है। सरकार इसको बढ़ा के कम से कम 100% करना चाहती है 5 से 7 साल में, और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को लाना चाहती है कि इसका लाभ किसानों को मिले, किसानों की संस्थाओं के जरिए किसानों के जो है बेहतरी पर प्रयास करना चाहती। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादातर तो चर्चा कर ही दिए हैं हम। देखिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलुओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि सहकारी समितियों ने सामूहिक ताकत के साथ किसानों के व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने की क्षमता है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है, जो 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है नई कृषि भंडारण योजना के बारे में। मेगा स्टोरेज योजना का पायलट प्रोजेक्ट 11 राज्यों में है, जैसे मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में है, मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ 11 राज्य के 11 जो है कृषि प्राथमिक कृषि समितियां हैं, जो ऋण समितियां हैं, जो किसानों से ही मिलकर जो बनी होती हैं, जहां पे किसान अपना अनाज मतलब वहां से खाद जो है उर्वरक आदि चीजें पाता है, ऋण पाता है। तो उन्हीं के साथ जो है ये सरकार की योजना है स्टोरेज बढ़ाने की, और ये योजना अगले 5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन की भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की है। और अभी जो भंडारण क्षमता है वो 746 लाख मीट्रिक टन है, जो देखा जाए तो तकरीबन इसका 100% बढ़ाना है, कितने 5 से 7 सालों में। ठीक है, इससे क्या होगा, किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से सही समय पर बेच सकेंगे, और इससे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े रहेंगे, वो अपना अनाज कोऑपरेटिव के यहाँ रखे रहेंगे। तो कोऑपरेटिव को तो पता ही है कि किसान का अनाज यहाँ पे है, तो उसके आधार पर उन्हें जो जरूरत के अनुसार ऋण भी मिल जाएगा, और वह सही कीमत पर अगर सही समय पर बेचेंगे तो उनको लाभ भी मिलेगा। अब नए कृषि भंडारण योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत हो, और नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नेतृत्व में सहयोगात्मक प्रयास के साथ देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में अनाज उत्पादन और भंडारण क्षमता के बीच भारी अंतर है, और
अगर देखा जाए तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में भंडारण क्षमता केवल 47% है। ठीक है, भारत में 47% है। अमेरिका में कितना है? 161%। यानी जितना अनाज होता है उसका 161% जो है वो भंडारण की उसके पास क्षमता है। ब्राजील में 149% है, कनाडा में 130% है और चीन में 107% है। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजना है कि जितना हम खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं उसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाए, ताकि भारत में भी कम से कम जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना तो भंडारण रखने में सक्षम हो, ताकि किसान को मजबूरी में, यानी सरकार भी खरीद लेगी तो रखेगी कहां, कोई भी खरीद लेगा तो रखेगा कहां, रखने की जगह तो चाहिए। तो उसलिए ये सारी चीजें कि भंडारण की भी सुविधा हो जाए और किसी समितियों को भी जोड़ दिया जाए तो वो चीजों को खरीदेंगी और बेचेंगी। ठीक। और नए कृषि इसमें जो भंडारण में है सहकारी संस्थाओं पर बल दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो ज्यादातर जो प्राइमरी भंडारण सुविधा होती है वो एफसीआई करती है, भारतीय खाद्य निगम करती है, और कुछ राज्यों की अपनी संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो अब जो आंकड़ा है 1 फरवरी 2024 तक एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता 361 लाख टन का था। इसमें 146 लाख टन का उसका खुद का अपना स्वामित्व है और 214.6 लाख टन उसने किराए पर ले रखा है। और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास भी 400 लाख टन का जो है भंडारण है। तो कुल मिला के इनके पास जो है 762 लाख टन का भंडारण है। और इस योजना का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 700 लाख टन का और बढ़ावा देना है। यानी अब तक 70-72 सालों में जितना भंडारण की क्षमता हुई है उतना 5 सालों में सरकार की करने की योजना है कि कम से कम जितना हम अन्न उपजा रहे हैं उस अन्न को स्टोर करने की हमारे पास क्षमता हो जाए, यानी उतना गोदाम हमारे पास हो जाए, तभी तो हम इसको बेच पाएंगे। सरकार, किसान जब चाहेगा तब वो बेचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, बाकी जो भी होता है, जैसा भी डेवलपमेंट होता है हम आपको आगे बताते जाते हैं। ठीक है, नमस्कार।